नमस्कार विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई पर पूर्ण तौर से ध्यान दे रहे हैं। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं के अंतर्गत पाठ 10 ठेस कहानी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था, पूर्णिया, बिहार में। हिंदी कथाकार का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी गई। इनकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इनकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। इन्होंने उपन्यास, कथा संग्रह, रिपोर्टाज जैसी अनेक कृतियाँ की हैं। उपन्यास के अंतर्गत मैला आंचल, परती परी कथा, जुलूस तथा कथा संग्रह के अंतर्गत एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी एवं रिपोर्टाज के अंतर्गत ऋण, जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा आदि पर अपनी लेखनी की है। प्रस्तुत कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। आंचलिक साहित्यकारों में सिरमौर फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी ठेस सिरचन नामक एक ग्रामीण कलाकार की कहानी है, जो अपनी कला में बहुत ही माहिर है, कुशल है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। इनका निधन 11 अप्रैल 1977 में हुआ था। तो आइए हम देखते हैं कहानी। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे। तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। अब यहाँ पर इस कहानी की शुरुआत सिरचन से होती है। उसके बारे में लोग बातें करते हैं, कहते हैं खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान जो है सिरचन की गिनती ही नहीं करते हैं, क्योंकि लोग उसे क्या बेकार समझते हैं। बेकार ही नहीं बल्कि बेगार समझते हैं। बेगार का अर्थ है बिना मजदूरी के किया गया काम, जिस पे मजदूरी नहीं मिलती है, ऐसा समझते थे लोग सिरचन को। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता था। खेत खलिहान, खलिहान का अर्थ जहाँ पे फसलों को काट के रखा जाता है, उस स्थान को खलिहान कहा जाता है। तो ऐसे खेतों में जो भी काम होता था उसके लिए भी सिरचन को बुलाया नहीं जाता था। लोग सोचते थे क्या होगा उसे बुलाकर, वो बहुत ही लेट आता है और जब तक दूसरे मजदूर 1/3 काम कर लेंगे उसके बाद वो अपने हाथों में खुरपी हिलाता हुआ पगडंडी पर धीरे धीरे चलते हुए मुफ्त की मजदूरी लेने आ जाएगा। ऐसी बातें लोग सिरचन के बारे में करते थे। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। यानी आज के समय जब उसकी पत्नी और का देहांत हो गया और बच्चों के देहांत के बाद उसकी मानसिक जो हालत थी वो थोड़ी सी बिगड़ गई थी। इस वजह से
वो ज़्यादा काम पर ध्यान नहीं दे पाता था। लेकिन एक समय था जब बड़े बड़े लोग उसके काम की तारीफ करते थे। आज भले ही लोग उसे मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले, लेकिन एक समय था कि उसकी मड़ैया मड़ैया अर्थात झोपड़ी के पास बड़े बड़े बाबुओं की जो सवारियां होती थी वो बंधी होती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे, यानी उसकी प्रशंसा करते थे। उसकी झूठी प्रशंसा, चापलूसी जिसे हम कहते हैं, वो भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में जो काम सिरचन को आता था, पूरे गांव में वैसा काम जो है, वैसी कारीगरी और किसी को नहीं आती थी। अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। तो गांव वाले ऐसे उसके मुंह पर झूठी प्रशंसा करते थे, कहते थे कि उसकी तारीफ करते थे और अपना काम निकलवाते थे। कहते थे कि गांव भैया की चिट्ठी आई है शहर से और उन्होंने कहा है कि एक जोड़ा जो है चिक बनवा कर भेज दो। चिक का अर्थ है बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा। है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता। कौन कहता है? लेखक कहते हैं कि मुझे याद है जब भी मेरी माँ सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही अपनी माँ से पूछ लेता कि क्या भोग लगाना है, भोग क्या क्या लगेगा। भोग यानी खिलाना पिलाना, क्या क्या खिलाना पड़ेगा उन्हें। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। यानी जब भी मेरा कोई काम हो तो वो खाने पीने की बातें नहीं करता है। पड़ोसी गांव के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। अर्थात यहाँ पे लेखक कहते हैं कि सिरचन कारीगर में माहिर तो था ही, साथ में बोलने में भी वो माहिर था। एक बार उसने क्या किया, पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को सभी के सामने बेपानी कर दिया था। अब यहाँ पे जो बेपानी शब्द है, पानी एक शब्द है, इसमें बे उपसर्ग लगा हुआ है, तो यह एक बेपानी उपसर्ग युक्त शब्द है। सिरचन ने तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं। ऐसा कहकर उसने चौधरी के छोटे लड़के को सभी के सामने क्या किया था, बेपानी कर दिया था। कहा था कि तुम्हारी भाभी जो है वो नाखून से काट कर, यानी थोड़ा सा जैसे सब्जी परोसती है वैसा थोड़ा सा सब्जी परोसती है, और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ ही बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। इस तरह से जो बातों को बड़े ही मीठे तरीके से घोलकर उसने चौधरी के बेटे को कहा कि वो सबके सामने शर्मसार हो गया था। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती, हुलसकर यानी प्रसन्नता से कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी। नेनू का अर्थ है दही मथना। नेनू मथना यानी दही मथना, ये गांव की भाषा है। तुम्हारी याद आई, घी का खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। अब यहाँ पे सिरचन की माँ जो है वो भी सिरचन को देखकर कहती है कि मैं नेनू मथ रही थी और मुझे तुम्हारी ही याद आ रही थी, और घी का खकोरन उसके साथ तुम्हें चूड़ा तो बहुत पसंद है। घी का खकोरन जब हम घी को मक्खन को जब हम घी बनाने के लिए गर्म करते हैं तो
घी बनने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसे खखोरन कहते हैं, घी का खखोरन। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी है मोथी की शीतल पाटी के लिए। मोथी जो है एक प्रकार का घास होता है और शीतल पाटी अर्थात चटाई, यानी मोथी की एक अच्छी चटाई बनवाकर भेजने के लिए कहा है, क्योंकि उसकी ननद रूठी है। किसकी? सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। सिरचन क्या करता है? अपनी पनियाई यानी जीभ, उसके मुंह में ये सारी नेनू और घी का खखोरन, साथ में चूड़ा, ये खाने की चीज़ों को देखकर सुनकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और उसको संभालते हुए हंसता है। घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन कहता है, हाँ मैं भी इसी वजह से आया, नहीं तो इतना व्यस्त हूँ कि शादी का माहौल है और यहाँ पर दम मारने उसकी भी फुर्सत नहीं है। सिरचन जाति का कारीगर है। सिरचन क्या है? जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। किसने? लेखक कहते हैं कि मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के तरीके को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता। देखो, मोती जैसे कि मैंने पहले ही बताया एक प्रकार का घास, और पटेर जो है वो भी एक प्रकार का घास होता है। उसका वो क्या करता है? बड़े ही जतन से, बड़े ही लगन से कुच्ची बनाता है, यानी गड्ढी बनाता है, झाड़ू जैसा बनाता है, और फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त हो जाता है। इतनी मेहनत और शिद्दत के साथ वो अपना काम करता है। काम करते समय उसकी तन्मयता में यदि कोई बाधा आ जाए तो गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता है, यानी यदि उसकी तल्लीनता में, उसके काम करने में कोई विघ्न डाल दे तो वो बहुत ही जल्दी नाराज हो जाता है। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। सिरचन क्या कहता है? यदि मेरे काम में कोई विघ्न डाले तो जाइए अपना काम किसी और से करवा लीजिए। भले ही मैं मुंहजोर हूँ लेकिन कामचोर नहीं हूँ। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। यहाँ पे देखो आश्चर्यबोधक चिन्ह दिया गया है। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। यानी सिरचन कहता है कि बिना मजदूरी के पेट भर, कोई मजदूरी नहीं मिलती है, सिर्फ काम करने पे लोग उसे क्या करते हैं? खाने पीने के लिए कुछ दे देते हैं, और काम जब खत्म हो जाए तो एक आध पुराने कपड़े उसे दे देते हैं। और वो कहता है कि दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन बात में जरा भी झाला वो पसंद नहीं करता है। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। चटोर अर्थात जो खाने का बहुत आदी हो, जिसे खाने की बहुत लत हो, उसे चटोर कहा जाता है। तली बघारी हुई तरकारी यानी मसालेदार अच्छी सब्जियां, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। दुम हिलाना यह मुहावरे है, इसका अर्थ है प्रसन्नता प्रकट करना। तो यदि ये सारे खाने पीने की, क्योंकि सिरचन की आदत थी कि उसे खाना बहुत ही पसंद था,
तो यदि उससे कोई काम करवाना है तो घर में खाने पीने की अच्छे अच्छे सामान बना दो, चीज़ें बना दो, तली बघारी हुई सब्जी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध आदि सारी चीज़ों का अच्छे से प्रबंध कर दो और सिरचन को बुलाओ तो वो दुम हिलाता हुआ अर्थात बड़े ही प्रसन्नता के साथ वो आ जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। लेखक कहते हैं कि यदि खाने पीने में थोड़ा भी ढिलाई हुई, थोड़ा भी कम ज़्यादा हुआ तो उसका असर सीधा उसके काम पर पड़ता था। काम में जो चिकनाई, जो अच्छे से वो मन लगाकर करता, वो फिर नहीं करता था। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा आज और फिर कई बहाने बनाने लगता। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टंटना रहा है। अधकपाली दर्द यानी सर में जब आधा दर्द होता है तो उसे अधकपाली दर्द कहते हैं। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, ऐसा सिरचन कहकर काम को वहीं रोककर चला जाता है। और लोगों को पता है किसी दिन का अर्थ वो कभी नहीं आता, अर्थात कभी नहीं आने वाला है। अर्थात यदि सिरचन से काम करवाना है तो उसके लिए अच्छे अच्छे खाने का प्रबंध करो और फिर वो अपने काम में पूर्ण रूप से पूर्ण मग्नता के साथ अपना काम करने लगता है। मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, इस तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह सब काम, ये सब जो कला है, ये गांव में पहले बहुत प्रसिद्ध था। जो मूंज होता था, एक प्रकार का जो घास होता था, जो मोथी होती थी, उससे टोकरी, चटाइयाँ, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख यानी पर्दे और भूसी वगैरह रखने के लिए टोकरियाँ, ये सारी चीज़ें बहुत ही बनाई जाती थी और उस समय बहुत ज़्यादा चलती भी थी। और गांव में वह समय था कि जब यह केवल काम सिरचन को ही आता था। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग, अर्थात जिसके पास कोई काम न हो वही यह सब काम करता है, अब लोग ऐसा समझते हैं। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि बेकाम का अर्थ क्या है कि जिसके ऐसा काम जिसके बदले में ना तो अनाज देना पड़े और ना ही पैसे देने पड़े, बस पेट भर खिला दो और काम पूरा हो गया तो एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। और उस समय सिरचन को लोग इसी तरह से अपने काम के लिए प्रयोग में लाते थे। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी और कहती है, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि सिरचन काम में कारगर तो था ही, साथ में बोलने में भी बड़ा कारगर था। वो कहता है, बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवा ले भरा। खेसारी का सत्तू जैसे मटर या फिर चना वगैरह हो गया, उसका जो पिसा हुआ आटा होता है वह सत्तू कहलाता है। गांव में यह बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है और यह बहुत ही पौष्टिक भी होता है।
यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। बबुनी का अर्थ है बेटी, बच्ची को कहा जाता है, बच्चियों को कहा जाता है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। हंसकर उसने कहा कि हाँ, सही बात है बेटी, कि खेसारी का सत्तू खिलाकर इतने अच्छे अच्छे काम जो है आप जैसे बड़े बड़े जो लोग हैं वही करवा सकते हैं। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। कौन कहता है? लेखक कहते हैं कि मेरी छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दुल्हन ने, मानू कौन है? लेखक की छोटी बहन। उसके दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतेली ना आए कोई बात नहीं, मिठाई का टोकरा ना आए तो भी चलेगा, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों की के बिना आएगी मानू तो फिर सोच लीजिए क्या होगा। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। बैरंग यानी पहले जब जिन चिट्ठियों पर टिकट वगैरह नहीं लगा होता है और वो रिटर्न होता है तो उसे कहा जाता है बैरंग वापस। तो मानू के दूल्हे ने अपनी भाभी से पहले ही कहलवा के भेज दिया था, भले ही मिठाई की टोकरियां ना आए लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना अगर वह आई तो वैसे ही वो वापस चली भी जाएगी। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर क्या किया गया? तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। यानी यहाँ पर भी सिरचन को कहा गया कि बहुत ही अच्छे से काम करना, बेटी के ससुराल का मामला है और इस बार तुम्हें एकदम नई धोती दूंगी, वो भी असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर काम करना कि देखने वाले देखते ही रह जाए। तो इस तरह से आज हम भाग 1 में इतना ही पढ़ेंगे। शब्दार्थ यहाँ पे दिया गया है, बेगार, बिना मजदूरी के किया गया काम। खलिहान, जहाँ किसान अपनी फसल काट कर रखता है। पगडंडी, खेत या मैदान में बना हुआ छोटा रास्ता। डगर, कच्ची राह। मड़ैया, झोपड़ी। खुशामद, झूठी प्रशंसा या फिर चापलूसी करना। चिक, बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा। कुच्ची, छोटी गड्डी या झाड़ू। मुंहजोर, बिना समझे बूझे जो मुंह में आए कह देने वाला। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। कारगर, कुशल। बैरंग, वह चिट्ठी जिस पर टिकट न लगाया हो। चटोर, जिसे स्वादिष्ट चीजें खाने की लत हो। हुलसकर, आनंदित होकर। नेनू मथना, दही मथना। घी की खखोरन, मक्खन को आग पर पकाकर तैयार किया गया पदार्थ। मोथी, एक प्रकार का घास। शीतल पाटी, चटाई। पटेर, जलाशयों में उत्पन्न होने वाला सरकंडे की जाति का एक पौधा है जिसके पत्ते चटाई और टोकरी बनाने के काम आते हैं। तन्मयता, तल्लीनता। मूंज, एक प्रकार का घास। सत्तू, भुने हुए चने, जौ आदि का पिसा हुआ आटा। मुहावरे, खुशामद करना, झूठी तारीफ करना। भोग लगाना, खाना खिलाना। दुम हिलाना, प्रसन्नता प्रकट करना। तिलमिला उठना, बेचैन होना या फिर छटपटाना। देखो, 2 पेज मैंने अभी आपको पढ़ाया। इन 2 पेजों में बहुत से शब्द युग्म भी आए हैं जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए हैं। शब्द युग्म जैसे 2 शब्दों के बीच में यदि योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे खेती बाड़ी, खेत खलियान, 1/3,
तौल तौल कर, धीरे धीरे, पूजा भोग, शादी ब्याह, एक एक, खाने पीने, भूसी चुन्नी, छतरी टोपी, बड़े बड़े, पुराना धुराना, दो तीन, इस तरह से और भी बहुत से शब्द युग में यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको वो ध्यान देने हैं, आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमने ठेस कहानी के 2 पृष्ठ को पढ़ा। थैंक यू, धन्यवाद।